प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो बिल्कुल फ्री और वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है बच्चों, और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा छंद। इससे पहले हमने आप लोगों को बहुत सारी हिंदी के जो टॉपिक थे वो कवर करा दिए हैं और अब हम हिंदी के लगभग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 2-3 वीडियो में हमारी जो हिंदी है, हमारा जो हिंदी का कोर्स था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पूरी पूरी वीडियो सारी देख सकते हो। ठीक है जी। और अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक है, और नया टॉपिक है जी हमारा छंद। ठीक है जी। छंद, ये छंद है जी हमारा, और छंद से हर बार हर परीक्षा में क्वेश्चन हमारा जरूर आता है। लगभग ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें हिंदी की अगर वो परीक्षा है उसमें छंद से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है जी। आओ शुरू करते हैं। छंद वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से होने वाली आह्लाद रचना को छंद कहते हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से होने वाले आह्लाद रचना को छंद कहते हैं। देखो बात सुनो, मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे हम दो चीज होती है, एक होती है गद्य, एक होती है पद। गद्य क्या होता है? गद्य को सीखने के लिए, गद्य को बहुत अच्छी गहराई तक सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास व्याकरण हमने सीख ली तो हम गद्य को आसानी से पढ़ लेंगे और उसके जो पूरा पक्ष है उसका हर पक्ष की तरफ हम ध्यान देंगे कि भाई ये है क्या, पूरी जानकारी हम वहां से मिल जाती है व्याकरण के द्वारा। इसी प्रकार जो हमारा पद होता है ना, पद का मतलब कोई कविता होती है, कोई कवि होता है तो उसको हम पद बोलते हैं। तो उसे सीखने के लिए हमें छंद शास्त्र की आवश्यकता होती है जो हमारा, और छंद का मतलब वो काव्य से ही मतलब है, जिसे हम लय के द्वारा पढ़ते हैं। कोई कविता होगी, कोई दोहा होगा, कोई चौपाई होगी, तो वो हमारा उनको हमने छंद बोल दिया, वही हमारा छंद है। तो उन छंद को जिस प्रकार गद्य के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस पूरे छंद को कवर करने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए, इसके नियम को समझने के लिए हमारा एक छंद शास्त्र है। ठीक है जी। उस छंद शास्त्र की रचना जो की थी हमारे एक ऋषि थे, पिंगल ऋषि, उन्होंने ही इस छंद शास्त्र की रचना की थी और उन्हीं के नाम पर छंद को हम पिंगल भी बोलते हैं। ठीक है जी। अगर देखो, ये हमारा बेसिक है, छंद के बारे में बेसिक है, आप लोगों को वो ध्यान से इसको पढ़ना है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लोगे तो हम फिर आगे छंद के बारे में जो पढ़ाएंगे वो आप लोगों की समझ में बहुत आसानी से आएगा। अगर ये आपने नहीं समझा तो फिर आप लोगों की समझ में वो नहीं आएगा। ठीक है जी। तो बात शुरू करते हैं। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास से होने वाली आह्लाद का मतलब प्रसन्नता, आह्लाद रचना को छंद कहते हैं। छंद शब्द छद, ये छद धातु है, धातु से बना है जिसका अर्थ होता है आह्लादित। देखो, जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, ठीक है जी, कोई काव्य पढ़ते हैं, कुछ सुन रहे हैं, कोई कविता वगैरह, तो एक प्रकार का हमें जो प्रसन्नता होती है, हमारे हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसको हम आह्लाद बोलते हैं। आह्लाद माने प्रसन्नता होती है। तो उस प्रसन्नता का जो वर्णन हो रहा है, जो मात्राओं में ढल रही हो, वर्णों में ढल रही, तो वो हमारा क्या है? छंद है जी, वही। ठीक है। अब बात करते हैं, छंद शास्त्र के आदि पढ़ने का पिंगल ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे कि जो हमारा छंद शास्त्र है उसके प्रणेता कौन है, किसने लिखा है वो, तो यहाँ पिंगल ऋषि है। या पूछ लेंगे पिंगल ऋषि कौन है, उन्होंने किस चीज की रचना की। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा सा इस तरीके से लिया गया है जो आप लोगों के जो परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। दूसरा जी, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि छंद का दूसरा नाम क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कुछ भी, अगर आपने पढ़ा हुआ था पिंगल, वहां से निशान लगा देंगे। छंद का सर्वप्रथम मूल्य कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन रहा है। अब बात करेंगे हम छंद के भाग या छंद के अंग। भाई, जो हमारा छंद बन रहा है, हम छंद तैयार कर दे, जो हमारे पिंगल ऋषि थे उन्होंने जो छंद तैयार कराया, छंद शास्त्र तैयार किया, तो वहां से कुछ पॉइंट लिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये छंद के अंग कहलाते हैं। इनके बिना छंद नहीं बन सकता, छंद का अस्तित्व इनके बिना नहीं है। छंद के अंग, इसको पहला जो हमारा अंग है वो चरण भी बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं इसको पाद भी बोल सकते हैं। ये इसके नाम है। चरण कह दो, पद कह दो, पाद कह दो, एक ही बात है। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं। ठीक है जी, जिन्हें चरण कहा जाता है। देखो, कोई छंद है ना, उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। ठीक है।
तो उस प्रत्येक हर छंद में 4 होंगे ही होंगे, 4 भाग होंगे जरूर। कोई भी छंद हो, दोहा, सोटा, चौपाई, भैरवे, उलाला, कोई भी हो, सब क्या होंगे, इनमें 4 चरण होने हैं। 4 चरण, जिन्हें चरण कहा जाता है। कुछ छंदों को 2 पंक्तियों में लिखा है। देखो कुछ छंद हो सको 4 पंक्तियों में लिख आ रहे, कुछ छंद 6 पंक्तियों में भी होंगे, और कुछ छंद ऐसे होंगे वो 2 पंक्ति में होंगे। पर चरण सब में 4 ही होंगे, चाहे 6 पंक्ति का चाहे कुछ भी। ठीक है जी, चरण कितने होंगे उनमें? 4 ही होंगे। कुछ छंदों को 2 पंक्तियों में भी लिखा जाता है, जैसे दोहा, सोटा, ये 2 पंक्तियों में खत्म हो जाए हमारे दोहा, सोटा, पर चरण इनके अंदर भी 4 ही होते हैं। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। जैसे मैंने दोहा लिखा, रेमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उभरे मोती मानी शून। तो एक लाइन थी पुरली, एक लाइन थी नीचे थी, तो वो जो ऊपर नीचे की 2 लाइन हमारी बनी, उन लाइन को दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारी छोटी छोटी बेसिक चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल नहीं जाना, हमें बिल्कुल विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, तभी जाके हम कुछ इसमें हिंदी में कर पाएंगे। ठीक है जी, हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों दलों में भी लिखे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। कुछ छंद ऐसे होंगे जो 6 पंक्तियों में भी लिखे जाएंगे। जैसे कौन कौन से हमें? कुंडलिया। जो कुंडलिया होता है ना, उसमें 2 चीज होती है, एक दोहा होगा, एक रोला होगा। दोहा और रोला को मिला दिया, क्या होगा? कुंडलिया बना दिया हमने। छपे जो है रोले को मिलाएंगे, उलाला को मिला देंगे, हमारा छपे हो जाएगा। ठीक है, इनमें कितनी कुंडली, इनमें कितनी जो है 6, इनमें 6 दल होते हैं हमारे। दल का मतलब वही लाइन की बात कर रहे हैं, पूरी 6 लाइन के अंदर होती है। प्रथम व तृतीय चरण को, बात चरण की करी हमने, मैं समझाऊंगा। चरण अभी मैंने बताया था आप लोगों को। प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं। अरे भाई क्या है, हम संख्या अभी मैथ पढ़ते हैं, नहीं मैथ पढ़ते हैं हम। मैथ में पहली संख्या और तीसरा जो नंबर होगा हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब विषम होते हैं। क्या होते हैं? विषम होते हैं। तो इसने यही बात कही, पहले और तीसरे चरण को क्या बोलते हैं? विषम चरण। और दूसरे चौथे चरण को 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब होते हैं ना। तो दूसरे और चौथे चरण को बोलते हैं समचरण। बस खत्म। ठीक है जी, समचरण कहते हैं। अब और दूसरा हमारा ये पहला हमारा नंबर छंद के जो अंग चल रहे हैं, हमारा पहला नंबर था चरण, पद, पाद। अब इसका दूसरा जो अंग है वो क्या है? वर्ण और मात्रा। छंद का दूसरा अंग क्या है? वर्ण और मात्रा। और अब हमने, हमारी कुछ पिछली वीडियो है, हमने उसमें आप लोगों को बताया था ह्रस्व, ठीक है जी, और दूसरा बताया था दीर्घ स्वर। ये हमने आप लोगों को बता चुके हैं। अब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या कहता है? अ, इ, उ, री, ये हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ के अंतर्गत आता है हमारा आ, ई, ए, ओ, औ, जैसे ये सब आते हैं। अब एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाह रहे हैं यहाँ से, ये जो हमारे ह्रस्व स्वर है ना, मैंने लिखा एक मात्रिक। क्या लिखा मैंने यहाँ? एक मात्रिक है। और जो दीर्घ स्वर है वहां लिखा मैंने द्विमात्रिक। तो सीधी बात यह है, जब हम छंद पढ़ेंगे, छंद के बारे में पहचान करेंगे, तो अगर आपको कहीं ये स्वर नजर आओ, छंद के अंतर्गत ये स्वर नजर आ रहे, या इनकी मात्राएं नजर आ रही कहीं छंद में, अगर हम देख रहे वर्ण, अगर हम पढ़ रहे, जो वर्ण हम पढ़ रहे उसमें ये मिल रहे या इनकी मात्रा मिल रही, तो वहां क्या होगा? हमारा एक मात्रा माने, उसको एक मात्रा गिनेंगे। उसको क्या गिनेंगे? उसको एक मात्रा में गिनेंगे। पर अगर हमारा कहीं दीर्घ स्वर उसके अंतर्गत है, कहीं भी दीर्घ स्वर है या दीर्घ स्वर की मात्रा उसके अंतर्गत है, तो उसको हम 2 मात्रा लगाएंगे उसकी हम। ठीक है, अभी मात्रा के बारे में पता चलेगा ना कि भाई दोहे में कितनी मात्रा, सोठे में कितनी मात्रा, चौपाई में कितनी मात्रा, ये सब मात्रा के बारे में पहचान होती है। और मात्रा के अकॉर्डिंग हम इसमें चलते हैं कि भाई किसमें कितनी मात्रा होती है, कैसी पहचान है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल क्या लिया हमने? रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानी चून। अब हम यहाँ से क्लियर करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था, जो पहली लाइन है वो प्रथम दल, दूसरी लाइन है वो द्वितीय दल। दल बात क्लियर, दल हमारा क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम चरण की। हमने चरण क्या है, अब मैं आप लोगों को ध्यान से देखना। रेमन पानी राखियो, हमारा यहाँ क्या लगा हुआ? कुमा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कुमा। तो हमारा एक चरण पूरा होगा, हमारा एक चरण यहाँ से पूरा होगा। हम यहाँ रुके, रेमन पानी राखिए, कुछ रुके, बिन पानी सब सून, हमारा होगा दूसरा चरण यहाँ से। फिर पानी गए ना उभरे, ये हमारा तीसरा चरण होगा जी। मोती मानी चून, हमारा होगा चौथा चरण। तो मैंने बोल रहा था, कोई भी हो, कोई भी छंद हो, उसके अंतर्गत हम लोगों को 4 चरण मिलते हैं। ठीक है जी, भले वो 2 पंक्तियों में है, 4 में हो या 6 में हो, चरण हमारे 4 ही होंगे। तो हमारे क्या दल क्लियर होगा, हमारा चरण भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम, जो हमने बात करी मात्रा की।
ये मात्र इनकी पहचान होनी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कौन से में कितनी मात्रा हो रही। ठीक है, अब बात करते हैं हम। देखो ये हमारा इसमें मात्रा गिनते हैं। मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था, ये कोई सा भी हो, इनमें से एक मात्रा वाला होगा, इनमें से कोई सा भी होगा तो दो मात्रा वाला होगा। अब ध्यान से देखो, र क्या है जी हमारा, र हमारा क्या है, ये हमारा वर्ण है, और ये है पे हमारी कहा की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो इसको एक में गिनती होगी इसकी, मन, तो इनमें समय क्या क्या होगा, एक होगा हमारा। अब देखो पा कहा की मात्रा है, आ की मात्रा है, तो दो होगी, दो मात्रा बन जाएगी। और न को कहीं की मात्रा है, बड़ी ए की मात्रा है, तो इसे भी दो मात्रा में, इसकी दो में गिनती होगी। ठीक है जी। रा को आ की मात्रा है, रा दो हो गया। ख को छोटी की मात्रा है, इसलिए एक में गिनेंगे। ये पर ए की मात्रा है, इसको दो में गिनेंगे। ठीक है जी। ये हमारी छोटी की मात्रा है, एक में गिनेंगे। न अकेला है, एक मात्रा बन जाएगी। पा बड़ी की मात्रा है, नी बड़ी आ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। ये हमारा क्या है, सीधा सीधा हमारा वर्ण है। इसके वर्ण कोई भी वर्ण होगा सिंपल, उसकी एक मात्रा बन जाएगी, वर्ण पूरा है। अब बड़े की मात्रा है सा पर, तो बड़ा वो हमारा है ना भाई, एक मिनट, इसमें बड़ा वो भी आएगा भैया, इसमें बड़ा वो भी हमारा होता है। ठीक है जी। अब इसमें बड़ा वो हो गया हमारा, तो ये भी हमारा क्या होगी, दो मात्रा होगी। अन्न हमारा सीधा वर्ण है। ठीक है जी। यहाँ भी दो है, ग सीधा वर्ण है। य एक ही मात्रा है, दो हो गए। न अकेला है, बड़ा वो है, क्या है, बड़ा वो है, तो दो मात्रा होगी। ब वर्ण है अकेला। र अ की मात्रा है, दो लग गई। मोती, तो ठीक है। ये सारी चीज क्या है, मात्रा की पहचान मैंने आप लोगों को बता दी। अगर कहीं आप लोगों को ये नजर आ रहे हर्ष या इनकी मात्रा नजर आ रही, तो एक मात्रा मानी जाएगी। अगर कहीं ये दीर्घ स्वर आ रहे हैं, इनकी मात्रा आ रही, तो हमारे दो माने जाएंगे। एक चीज और बताता हूँ मैं आप लोगों को इसमें बार बार आप लघु और गुरु बार बार इसमें शब्द आएगा छंद के अंतर्गत। लघु और गुरु बार बार आएगा। लघु क्या है हमारा, अगर हमारा है लघु, अगर सिर्फ एक मात्रा है, लघु 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 लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु लघु। ठीक है, अगर दो मात्रा आ रही तो गुरु होगा, अगर एक मात्रा आ रही तो हमारा लघु होगा। बस ये है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपना, हमारा नंबर है 3। हमारा 3 नंबर है जी संख्या और क्रम। तीसरा नंबर है संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को देखो, अभी हमने क्या करा, अगर हम वर्णों की गणना करें, इसमें एक वर्ण ये रहा, एक है, एक मैं है, एक न है, प न, ये सारे क्या है वर्णों की अगर हम गिनती करें, और अगर मात्राओं की गिनती करें अलग अलग, तो ये क्या हो गया, संख्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। क्या, वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। तथा लघु गुरु के स्थान निर्धारण को, अब देखो लघु 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 गुरु गुरु, अगर लघु गुरु का हम स्थान निर्धारित करते हैं उसको हम क्रम बोलते हैं। बस छोटी बात है। लघु गुरु का स्थान निर्धारण को क्या बोलते हैं, हम क्रम बोलते हैं। ठीक है जी। नंबर 4 है हमारा गण। ये बेसिक चीज है, छंद पढ़ने से पहले ही बेसिक चीज पढ़नी बहुत जरूरी है। कोई शॉर्टकट नहीं है इनका। भाई देखो, शॉर्टकट से कुछ पल्ला नहीं पड़ने वाला। अगर शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट में रह जाओगे। क्योंकि विस्तृत जानकारी चाहिए भैया। क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं आता, क्वेश्चन गहराई से आ रहा है। सीधी बात यह है, हमको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। शॉर्टकट के चक्कर में मत आना बिल्कुल भी, पूरा गहराई से पढ़ो। क्वेश्चन कहां से आएगा, यहीं से बनेगा। फिर जब पूरा पढ़ लेगा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा हमारा। तो कोशिश ये करी गई कि ये छंद का बेसिक मैंने क्लियर कर दिया। 7 पॉइंट, इसमें 7 पॉइंट मैंने। अगर हम अगली दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम छंद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी एडवांस नॉलेज वहां से मिलेगी हमें, पर इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहां। ठीक है जी। तो हमारा अगला नंबर है जी, नंबर हमारा है 4, गण। गण का मतलब होता है ग्रुप, समूह। गण को हम ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं जी, हिंदी में समूह बोलते हैं। इसमें एक चीज लिखी हुई है, केवल वर्णित छंदों के लिए लागू। क्योंकि जब हम छंदों के प्रकार पढ़ेंगे ना, छंदों के प्रकार, तो उसमें छंदों के प्रकार में एक वर्णित छंद भी आएगा हमारा। वर्णित छंद, मात्रिक छंद, इस प्रकार छंदों के प्रकार आएंगे। तो ये गण हमारा केवल वर्णित छंदों में लागू होगा, मात्रिक छंदों में या दूसरे छंदों में लागू ये नहीं होगा। इसने पहले बोल दिया। लघु गुरु के नियत क्रम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात यहाँ चल रही। लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। भाई पता क्या है, 3-3 वर्ण हमने पकड़ लिए।
जब हम कोई छंद पढ़ रहे उसके 3-3 वर्ण पकड़ कर हमने क्या कर दिया, उसको गण बोल दिया। यानी कि 3 वर्णों के समूह को ही गण बोल लगा है यहाँ से, ठीक है जी। क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 आती है। गण कितने होते हैं टोटल मिलाकर? गण आपसे पूछे, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनना है आपका, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से? तो गणों की संख्या कितने? 8 है। इनको याद रखने का सूत्र बहुत ही आसान, बहुत ही आसान ये सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या है? यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा। 5-4 बार रटो, सूत्र याद। इस सूत्र के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा छंद डिपेंड है इस पर। बहुत कुछ यहां से हो जाएगा आपका इस सूत्र से समाधान। देखो क्या है, य समझ लो, य से बनता है यगण, य से बनता है यगण। दूसरा है म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, स से सगण। हो गया 8। अब ल से लघु और ग से गुरु, लघु गुरु, ठीक है। ये लघु ये सूत्र है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को यहां से। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने लघु हैं और कितने गुरु हैं। बहुत आसान तरीके से हम यहां से कर सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, मैंने बोला य से यगण बना हमारा, यगण। अब यगण में देखो य अकेला है तो एक मात्रा, मां आ की मात्रा है ना, आ की मात्रा है ना तो 2। आ की मात्रा के लिए मैंने पहले बताया था 2, तो यहां क्या होगा हमारा 2। ता ताप भी आ की मात्रा लगी हुई 2। इसको हम गुरु को, ये गुरु का चिन्ह है, ये हमारा लघु का चिन्ह है, ठीक है। ये गुरु का चिन्ह है जी, हमारा लघु का चिन्ह है। ऐसे लिखते हैं चिन्ह कुछ तो। दूसरा है जी हमारा मगण। अब मगण में चलते हैं। म तो म पर काय की मात्रा 2, आ की मात्रा है तो 2। ता पर कितनी मात्रा? आ की मात्रा 2। रा पर काय की मात्रा? आ की मात्रा है तो 2। तो इसमें सारे 2 हो गए। अब बात करेंगे हम तगण। तो तगण में आ जाओ त पर कितनी मात्रा है? आ की मात्रा, काय की मात्रा? आ, तो 2 लगेगा। ता के लिए क्या बना? तगण। 2 हो गया जी हमारा तगण। फिर रा पर कितनी मात्रा? 2। और जो में कितनी मात्रा है? 1। हमें क्या करना, जो सा हम पढ़ रहे हैं ना उससे अगले 3 देखने हैं भाई। हम यह से हमारा यगण बनना है, यह से हमारा क्या बनना है? यगण। तो यहां से 3 ले लो, तो 1 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा। फिर क्या बनना है हमारा? मगण। मगण में क्या बनना है? 2 मात्रा है ना, 2 2 2। फिर क्या बनना है हमारा? तगण। तगण में 2 है ना, 2 2 1। तगण के बाद रगण। रगण में 2 1 2। रगण के बाद जगण। जगण में 1 2 1। जगण के बाद भगण। भगण में 2 है ना, 2 1 1। और भगण के बाद नगण। नगण में 1 1 1। और सगण में 1 1 2। बस ये है, बहुत आसान। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौन से में कितनी मात्रा हमारी आ रही है। तो ये हमारे यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि हमारा नंबर है, हमारा नंबर 5 हुआ हमारा गति। गति का मतलब वही 4 स्पीड की बात हो रही गति की। तो क्या है इसमें? छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। छंद में पढ़ते देखो, गद और पद में यही अंतर है। जब हम गद को पढ़ते हैं तो पढ़ते जाते हैं, आराम से पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन स्टॉप मतलब। पर ये जो हमारा छंद होता है ना, पद बोलते हैं इसको, पद। इसमें हमें लय से बोलना पड़ता है और हमें देखना है कहाँ में विराम लेना, कहाँ में रुकना, कहाँ में स्पीड बढ़ानी। सब ये चीजें इसमें क्लियर होती है, तभी जाके इसमें भाई तभी तो आह्लाद उत्पन्न होगा, लय होगी, तभी तो कुछ अच्छा लगेगा हमें, तभी तो है इसमें। ये पूरा इसका व्याकरण है पूरी की पूरी इसकी। अच्छा, बात करी गति की। छंद के पढ़ने के प्रवाह लय को गति कहते हैं। गति का महत्व वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, गति का जो महत्व है वो वर्णिक छंद है उनकी अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है, गति का महत्व, ठीक है जी। भाई मात्रा में क्यों महत्व है? मात्रा में अगर बड़ी मात्रा तो थोड़ा लंबी बोली जाएगी, छोटी की मात्रा तो जल्दी बोली जाएगी। तो इसलिए गति का महत्व मात्रा में ज्यादा होना, ठीक है जी। वर्णिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनना है, जो हमारे वर्णिक छंद होते हैं ना, वर्णिक छंद
उनमें क्या होगा, अभी वर्णिक छंद की बात नहीं कर रहे। वर्णिक छंद में लघु और गुरु का स्थान निश्चित होता है, लघु गुरु का स्थान क्या होता है, निश्चित है। किंतु जो हमारे मात्रिक छंद है उनमें लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं होता। ठीक है जी। अगला नंबर है जी हमारा नंबर 6 है हमारा यति। यति को हम विराम भी बोलते हैं। यति को क्या बोलते हैं, विराम भी बोलते हैं यति को। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ेगा भैया। अगर हमें छंद की लय अच्छी तरह बनानी है, स्वर हमारे अच्छी तरह बोलने चाहिए, तो हमें रुकना पड़ेगा, सांस लेने के लिए रुकना पड़ेगा। तो जो हम विराम लेते हैं, जिस जगह हम विराम लेते हैं, ठीक है जी, जिस जगह पर हम सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इस रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। जहां भी रुकेंगे हम तो उसको क्या बोल देंगे, यति है या विराम कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है। जो छोटे छोटे छंद है ना भाई, छंद आपको छोटे मिलेंगे बड़े मिलेंगे, जो छोटे छंद है उनमें यति यानी कि विराम क्षण जो हमारा चरण है उसके अंदर मिल जाएगा, आप लोगों को चरण के अंदर मिल जाएगा। पर अगर जो बड़े छंद है उसमें आप लोगों को कहीं बीच में आपको यति मिलेगी। परंतु बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति होती है, उसमें तो एक ही होगा। छोटे छंद में तो एक ही यति होगी, वो भी चरण के अंत में। पर जो बड़े छंद है हमारे उसमें एक से अधिक यति होती है। लास्ट है जी हमारा नंबर 7 है तुक। तुक छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तो कहते हैं। देखो एक बात सुनो, जब हम कोई कविता पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, बाद का जो अक्षर है वो मैच करता है, वही हमारा क्या है, तुक है जी हमारा। अगर बाद का अक्षर की लय स्वर मैच नहीं कर रहे तो हमारा तुक नहीं बैठ रहा, बोलते हैं क्या तुक है वो, ठीक है। अगर कविता है उसे हम पढ़ रहे हैं, उसमें बाद की जो लाइन मैच करती जा रही है, जो चरण जो लास्ट के जो चरण है अगर उनकी जो स्वर व्यंजन मैच नहीं कर रहे तो फिर क्या कुछ कविता नहीं है ना, उसकी कोई लय बनने की। ठीक है, तो वही बात कही गई है। अब देख लो, मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। देखो ये हमारा दूसरा जो हुआ है चरण और चौथा चरण। अब ध्यान से देखो, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानी चून। देखो सोन और चून दोनों में स्वर व्यंजन बिल्कुल समान है और दोनों क्या तुक बैठ रहा है, दोनों का सोन और चून तुक बैठ रहा है, बस यही तुक है हमारा। ठीक है, अगर तुक नहीं बैठने का तो इसकी लाइक खत्म हो जाएगा। हम अब यहाँ सोना अगर यहाँ का उत्तर लिख दें तो कुछ हो रहा कुछ भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो रचना ही इस प्रकार करी जाती है कि जो उसका तुक है वो भिड़ जाए, अंत में आएगा वो भिड़ना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, छंद होगा। ये छंद की बेसिक बातें थी जो आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों की समझ में इससे संबंध में कोई बात नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है जी, और प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके दूसरे पार्ट को लेकर। ठीक है जी, धन्यवाद।